हेलो बच्चों, आज हम सत्ता में साझेदारी की तीसरी वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 2 वर्कशीट कर ली हैं, जिनमें से आपने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि बेल्जियम में किस तरह सत्ता की साझेदारी की है और सेकंड वर्कशीट में आपने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में। इन दोनों उदाहरणों से आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि सत्ता में साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगी तो इन दोनों उदाहरणों से आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस से पता चल रहा होगा कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आइए अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह बेल्जियम ने अपने संविधान में 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार संशोधन करके जितने भी समुदाय थे उनके देश में उन सबको सत्ता में साझेदारी दिलवाई, ताकि वहाँ पे कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो या फिर किसी में विरोध की भावना पैदा ना हो। जबकि उसी के विपरीत जहाँ आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, 1956 में एक कानून ही पास कर दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकवाद जो लोग थे उन्हीं के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया, जबकि बाकी जो तमिल लोग थे उनको बेगानापन महसूस करने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे युद्ध की स्थिति छिड़ गई थी और यह काफ़ी टाइम तक रही थी। अब आइए देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल वे में देखें कि अगर किसी एक देश में सत्ता की साझेदारी हो तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट हो सकता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना। अगर एक सत्ता की साझेदारी होती है और अगर उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है तो उससे क्या होगा, उससे हम आपसी टकराव को कम कर सकते हैं अलग अलग समुदायों के बीच। दूसरा हो सकता है कि हम जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं उनमें राजनीति को लेके मनमुटाव नहीं होंगे। तीसरा हो सकता है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि बिना साझेदारी के हम एक लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकते। इसके लिए हमें सत्ता में साझेदारी की ज़रूरत होती है। चौथा है हमारा सरकार को वैधता प्रदान करना। एक सरकार जब भी वैलिड मानी जाती है जब वो बाकी जो जनता है उसको खुश रख सके, और उसके लिए आज के टाइम पे हमें सत्ता में साझेदारी की ज़रूरत होती है। अब ये तो थी बात हमारी सत्ता में आवश्यकता क्यों पड़ती है साझेदारी की। अब हम उसके स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम स्वरूप के बारे में पढ़े तो इसके भी 3 से 4 स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता में किस तरीके से साझेदारी करनी है वो डिपेंड करता है कि हमारी जनसंख्या कैसी है, उसमें कितने प्रकार की जातियां हैं, कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने प्रकार की समूह रहते हैं, कितने प्रकार की भाषाएं हैं। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है कि सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों स्तर पे सरकार का वितरण करना, मतलब बांट देना। केंद्र, आपको पता है केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश में होती है, राज्य सरकार होती है जो राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, और स्थानीय सरकार होती है जो राज्यों के नीचे आती है या राज्यों के नीचे काम करती है। अब इनका काम करने का तरीका आप पहले जान चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर केंद्र सरकार ने कोई फैसला लिया है तो वो राज्य सरकार को मानना ही होगा, राज्य सरकार उसको मानने से मना नहीं कर सकती। उसी प्रकार राज्य सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो स्थानीय सरकार को भी वो फैसला मानना होगा, वो उसको मानने से मना नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार से स्थानीय सरकार, ये सारी सरकारें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे के अंतर्गत काम करती हैं। कोई भी फैसले होते हैं तो ये एक दूसरे के फैसलों में इंटरप्ट कर सकती हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकती हैं। ये है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में होता है, क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 चीज़ें आती हैं जिसमें कि
कि कानून के बारे में बताया गया है कि विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। जितने भी हमारे लॉज होते हैं विधायिका उनको बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों पे फैसला सुनाती है मिलकर। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है हम सबसे पहले न्यायपालिका में ही जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कानून को बना सकते हैं या फिर किसी भी एक लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि हम सत्ता की साझेदारी को अलग अलग समूहों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस समूह को कितनी प्रेफरेंस देना चाहता है। जैसे अगर हमारे देश में ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर धर्म वाले लोग आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए भी हमको उनकी अलग से एक राज्य बनाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा था तेलंगाना वाले लोगों ने अपने लिए एक राज्य की डिमांड की थी, तो सरकार ने 2014 में 2 जून 2014 को एक तेलंगाना को अलग राष्ट्र ही बना दिया था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। जब 2 या 2 से अधिक सरकार मिलकर कोई सरकार बनाती हैं तो वहाँ पे राजनीतिक दलों के मध्य भी हमें सत्ता का वितरण करना पड़ता है। बिना उसके हम सरकार को या सरकार हमें खुश नहीं रख सकती है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। इसके लिए आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं, इसका आंसर में चारों पॉइंट आ जाएंगे। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो किसी भी देश में मनमुटाव की स्थिति पैदा नहीं होगी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एकता की भावना रहेगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको ये तीन चीज़ों के बारे में बताया था, इनके बारे में डिटेल में आप कुछ पॉइंट्स के साथ इनको तीनों निकायों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। भारत में सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। देखिए भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है और एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे ये दोनों तरीके के, इनफैक्ट कहें तो ये चारों तरीके के स्वरूप अपनाए जाते हैं। अब इनको आप कुछ कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।